नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास नरक-कुंड में वास। यह उपन्यास एक दलित उपन्यास है और यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्ना अपना का दूसरा संस्करण है। इसका नायक काली है। काली जो कि धरती धन्ना अपना उपन्यास का भी नायक था, वह किन्हीं कारणोंवश गांव से भाग आता है। भाग आने के बाद वह शहर आ जाता है। शहर में उसको अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार उसको ना मिलने से वह बड़ा दुखी है। 3-4 दिन उसको शहर में आए हुए हो गए। वह किसी न किसी तरह से किसी न किसी मित्र या अनजान व्यक्ति के द्वारा मदद से वह शहर में रुका हुआ है। वह काम की तलाश करता है। शहर आने का बहुत बड़ा कारण है, काली गांव में गया तो था, पंजाब में वह गांव में रहता था, रलहन नामक गांव में, पर वहाँ पे वह गया था। उसने पक्के मकान का निर्माण भी शुरू कर दिया था। उसकी चाची, जिनका नाम प्रतापी था, उनके पास वह गया, थोड़े दिन रहा और चमार बिरादरी में ही उसके मित्रता एक ज्ञानू नामक लड़की से हो जाती है, जो काली के द्वारा गर्भवती हो जाती है। गर्भवती ज्ञानू को जब उसके गर्भ का पता उसके माँ और भाई को पता चलता है तो वह उसको संखिया देकर मार डालते हैं, जिस डर से काली गांव छोड़कर भाग आता है। सारे चमार काली के दुश्मन बन जाते हैं। काली अपनी जान बचाकर शहर भागता है, पर उसको ज्ञानों की मृत्यु का पता नहीं होता और गांव वालों को उसी गांव के पास के कुएं से एक व्यक्ति की डेड मिट्टी या मरा हुआ शरीर प्राप्त होता है, जिसको वह काली की लाश समझ लेते हैं। इस प्रकार गांव के लोग काली को भूल जाते हैं, उसको मरा हुआ मान लेते हैं। काली भी गांव वालों के डर से शहर भाग आता है। शहर में पहली रात उसने बस अड्डे पे बिताई। दूसरे दिन बस अड्डे के ही कुछ लोगों के साथ वह अपना समय बिताता है, पर उसके बाद वहाँ से भी उसको भगा दिया जाता है। बर्फ़ के कारखाने वह काम ढूंढने के लिए जाता है, पर उसको काम नहीं मिलता। 2 दिन वह बहुत परेशान रहता। वह शहर में ही चक्कर लगाया करता है, इधर उधर घूमा करता है। घूमते घूमते वह उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ पर मंडी लगती है। मंडी पर वहाँ के लाला भोज के लिए तैयारी करा रहे थे। उनको कहीं से बहुत बड़ा लाभ हुआ, जिस कारण वह लोगों को भोज पर बुला रहे थे, भिखारियों को भोज करा रहे थे, पंडितों को भोज करा रहे थे। तो काली भी वहीं पे खड़ा हो गया और सोचने लगा शायद उसको भी भरपेट भोजन मिल जाए। वहाँ पे ही कुछ भिखारी घूम रहे थे। काली ने सोचा कि वह भिखारी ही बन जाए तो शायद उसको 2 पैसे मिल जाए। काम न मिलने से वह बहुत परेशान था। उसको लग रहा था कि वह फांके करने तक की नौबत पे पहुँच जाएगा। अपनी दयनीय स्थिति पर उसको स्वयं ही दया आ जाती और अपने गांव के दिनों को याद करके वह बहुत रोता। इस तरह वहाँ कुछ लोगों से वह बातचीत करता। वहाँ पर अचानक ही मंडी में हो हल्ला मचने लगा। सब लोग उधर ही भागे जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने आपस में बातचीत की कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि कुछ बाहर के भिखारी मंडी में घुस आए हैं, जो आपस में झगड़ रहे हैं। मंडी के पहलवानों ने बीच बचाव कर भिखारियों के दोनों गिरोहों में फैसला करा दिया। इसके आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। मंडी के फैसले के बाद मंडी के हालत एक बार फिर सामान्य हो गए। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। काली का भी दिल डूबने लगा कि शहर इतना विशाल होकर भी कितना संकीर्ण है और कितने भागों में बटा हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह मालूम है होने पर कि वह बाहरी आदमी है। मंडी के पाड़ी और पहलवान उसे भी धक्के मारकर सड़क पर निकाल देंगे। वहाँ उसके लिए पहचान ज़्यादा कठिन हो रही थी। दोपहर के समय मंडी में कुछ रौनक कम हुई। अधिकतर व्यापारी दुकानों के ऊपर चौबारे में अपने अपने परिवार सहित रहते थे। वे दुकानों पर कारिंदों को छोड़कर खाना खाने चले गए। मंडी के अंदर छोले भटूरे, आलू टिक्की और खान पान के अन्य सामान बेचने वाले छपड़ी फरोश घुस आए थे और ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने अपने सामान की हाँक लगा रहे थे। मंडी के अंदर घंटा बजने की आवाज़ सारे वातावरण में छा गई। मजदूर, भिखारी और अन्य लोग सेठ रत्नचंद्र की दुकान की ओर भागने लगे। एक रेहड़ी पर 2 बड़े तसले और 2 कटोरे रखे हुए थे। टोकरों को अखबारी कागजों से ढका गया था। रेहड़ी पर काली के निकट से गुजरी तो उसके नथुने हलवा, पूड़ी और भाजी की महक से भर गए। वह इन खुशबुओं से बिल्कुल अपरिचित था। यह सोचकर कि इन पकवानों का स्वाद काली के मुंह में पानी भर देगा, उसने
पानी को थूका नहीं, निगल लिया। 5-6 पहलवान हाथों में सुमनदार लाठी लिए हुए लोगों को उमड़ते हुजूम पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। जरूरत पड़ने पर वे लाठी भी लहराते और पंक्ति तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को डांट डपट भी देते। पांडी अलग पंक्ति में एक और बैठ गए। मंडी के भिखारियों की कतार दूसरी ओर काफ़ी पीछे हटकर लगी थी। मंडी में घूमने वाले बहरूपिये और अपने अपने शस्त्र उठाए अलग अलग बैठे थे। तब लोग हलवा पूड़ी पाने के लिए बहुत विचलित हो रहे थे। लाली पहलवान का फैसला सुन 3 पहलवान दुकान के अंदर भाग गए और थोड़ी ही देर में छोटी छोटी बाल्टियां और टोकरियां ले आए। उनमें पूड़ियां और एक बाल्टी में हलवा और दूसरी में आलू की भाजी थी। यह देख मंडी के भिखारी शोर मचाने लगे। उन्होंने समझा कि पहलवान यह सामान बाहर के भिखारियों में बांटने के लिए लिए जा रहे हैं। उनका हाहाकार सुन बहरूपिये भी ऊंची आवाज़ में आपत्ति करने लगे। लाली पहलवान ने उन्हें समझाया कि यह हलवा पूड़ी और भाजी अखाड़े के लिए अलग रखी है। तब एक पांडी ने एतराज़ किया, सारा माल तो पहलवान जी आप संभाल रहे हैं, शरीर के अनुसार ही खुराक लेंगे ना। दूसरा पांडी मुस्कुरा दिया, बैठा हमारे साथ है और तरफदारी पहलवानों की कर रहा है। तीसरे पांडी ने आपत्ति की, यह भी आजकल अखाड़े जाता है ना, पहलवानों की मालिश करने के लिए। हमें पेट भर हलवा पूड़ी मिलनी चाहिए, बाकी चिट्ठा थोर या काला साधु ले जाए, हमें क्या मतलब। दुल्लू राम ने बात खत्म की। थोड़ी ही देर में हलवा पूड़ी और भाजी बंटने लगी। 3-3 पहलवानों की 3 टोलियां 2-2 पूड़ी के साथ हलवा और भाजी बांटने लगी। लोगों में हो हल्ला मचने पर लाली पहलवान बोला, बाहर के भिखारियों को भी पूड़ी हलवा खिलाना है, इसलिए सबको 2-2 पूड़ी ही मिलेगी, बच गई तो और देंगे। पहलवान जी, वे भिखारी क्या तेरे सगे संबंधी है जो इतना ख्याल कर रहे हो? एक त्रिशूलधारी बहरूपिये ने तल्ख स्वर में पूछा। लाली पहलवान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन लोगों की आंखों में उबलते हुए विरोध को देख अपने गुस्से को पी गया। 4-4 पूड़ी के साथ हलवा और भाजी ले लोग चटकारे मारते हुए खाने लगे। काली ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट हलवा पूड़ी और सब्जी खाई थी। वह उंगलियों को चाटता और जीभ को होठों पर फेरता, पेट पर हाथ फेरता हुआ पानी पीने के लिए नल की ओर बढ़ा। रोज की तरह काम की तलाश में मजदूर मंडी, बर्फ कारखाना और गोदामों का चक्कर लगाकर काली सीधा फटेनगंज मंडी आ पहुंचा। लगभग 2 हर रेढ़े और रेढ़ी वाले को पहलवान पहचानने लगा और वो भी काली के चेहरे मोहरे से किसी हद तक परिचित हो गए। काली छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मंडी में घूम रहा था। एक दुकान के सामने रेढ़े के पास बैठा आदमी बेचैनी से पहलू बदल रहा था। सामने दुकान के बड़े दरवाजे के पास लदान के लिए कुछ बोरियां, तोड़े और लकड़ी की पेटियां पड़ी हुई थी। रेहड़ी के पास बैठा पांडी इस सामान की ओर देखता और घबरा कर पहलू बदलता दुकान में नजरें फेर लेता। ओए कालू, वहाँ बैठा क्या कर रहा है? डिम्बू और मांझा कहाँ हैं? दुकान पर बैठो। और टोपी वाले लाला कुंदन लाल ने उचक कर खाली रेड़े की ओर देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, शाह जी अभी सामान उठाते हैं। जिब्बू मांझा को बुलाने लगा। नम्रता से उत्तर दे कालू रेटे की ओर खिसक गया। लाला कुंदन लाल और कालू की बातचीत सुन काली के मन में आशा की मध्यम सी रोशनी जाग उठी। वह खरगोश की तरह टोह में घूमने और शिकारी कुत्ते की तरह जमीन सूंघता हुआ दुकानी रेढ़े के पास मंडराने लगा। दुकान के बाहर माल का ढेर और भी ऊंचा होता जा रहा था। लाला कुंदन लाल माल उठाने के बारे में कालू को 3-4 बार चेतावनी दे चुका था। कालू बहुत परेशान था, बहुत बेचैन हो उठा और छिब्बू की तलाश में मंडी के पूर्वी गेट की ओर बढ़ गया। छिब्बू को बाजार मंडी के बड़े दरवाजे से प्रवेश करता देख कालू की जान में जान आई। यह डिब्बू की ओर लपक गया और उसके निकट पहुंचते ही भड़क उठा, तू क्या गांव चला गया था जो इतनी देर लगा दी? वहाँ लाला गुस्सा रहा है। फिर उसने डिब्बू की ओर ध्यान से देख उसके आगे पीछे दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। हाथ ऊपर उठाकर बहुत तल्ख स्वर में पूछा, मांझा कहाँ है? मांझा का जी ठीक नहीं है। डिब्बू ने कालू का गुस्सा भाप उसे ठंडा करने के लिए बताया, मांझा बहुत बीमार है। क्या हो गया उसे? कालू अपना गुस्सा भूलकर चिंतित हो उठा। खून की पेचिश लगी हुई, साथ में ताप भी है।
हाथ से पानी का डिब्बा नीचे रखता है, लेकिन अगले ही क्षण फिर उठा लेता है। मेरे जाने तक 10-15 बार जा चुका है। आधा घड़ा पानी पी चुका है। चेहरे का रंग हल्दी सा पीला हो गया है। सवेरे तो अच्छा था, जब मैं कमरे से निकला था तो वह तैयार हो रहा था। कालू असमंजस में पड़ गया। तेरे आने के बाद हम इकट्ठे कमरे से निकले, लेकिन वह पेट को दबाता हुआ पलट गया। कहने लगा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। चिब्बू ने हाथ झटक कर कहा। अब जाकर देखा तो लमलेट था। चिब्बू की बात सुन कालू खामोश हो गया और चिंता में डूब नाक कुरेदने लगा। कोई दवा दारू की उसने? गुड़गुड़े हकीम को दिखाया है। तुम्हें तो पता है वहाँ बीमारों की कितनी भीड़ होती है। क्या कहा हकीम ने? नाड़ी देखकर बताया कि गर्मी हो गई है, खाने के लिए पूड़ियाँ और पीने के लिए शरबत दे दिया है। भूख लगे तो दही खिचड़ी खाने को कहा है। कालू ने सिर हिलाकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा। फिर चिब्बू की ओर आंखें उठा दी। अब माल कैसे ढोएंगे? लाला ने तो दरवाजे के बाहर डांगे लगा दी हैं। दुकान आने जाने का रास्ता रुक रहा है। 3 आदमियों का काम 2 कैसे करेंगे? चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी पल्लेदार की मिन्नत करते हैं, काम तो निकालना ही है। कालू का हाथ पकड़ चिब्बू रेढ़े की ओर चल दिया। अपनी दुकान का काम छोड़ हमारी कोई मदद क्या करेगा? कालू ने चिब्बू के साथ कदम कदम बढ़ाते हुए कहा। जब ही दुकान के सामने पहुंचे तो लाला कुंदन लाल ने धमकी दी। माल उठाना है या नहीं, और कोई रेढ़ा मंगवाऊं? शाह जी अभी उठाते हैं, बस 2 मिनट। उसने हाथ जोड़े, अपने साफे को ठीक किया और दुकान के बाहर सामने सामान को नज़रों में तोलने लगा। शाह, कहाँ के लिए माल निकाला है? चिब्बू ने पूछा। रौनक बाजार का। वहाँ से लौटने पर भैरव बाजार और अटारी बाजार का माल उठाना है। जल्दी करो, मुनीम से पर्चे ले लो। कैसे उठाएंगे? 3 आदमियों का काम 2 जने कैसे करेंगे? ज़्यादा मशक्कत करने से कहीं हमें भी खूनी पेचिश न लग जाए। कालू ने सहमी आवाज़ में शंका व्यक्त की। कालू, तुम मुनीम से पर्चा लेकर हर दुकान के माल को अलग अलग हिसाब से लगा ले, तब तक मैं आदमी का इंतजाम करता हूँ। चिब्बू और कालू की बातचीत काली ने भी सुनी और बहुत हद तक उनकी समस्या उसकी समझ में आ गई, लेकिन उसे झिझक हो रही थी कि उनसे किस तरह बात खोले। कालू को अपने काम में व्यस्त और चिब्बू को डांगों के पीछे ओझल होते देख काली चुपके से उन दोनों के रेड़े के निकट आ गया। उनके पहिए की मजबूती से उसमें हाथ रख दिया और दिल की धड़कन पर काबू पाने और उत्सुकता पर अंकुश रखने का यत्न करते हुए इधर उधर झांकने लगा। काली अपने कंधे पर तगड़ा हाथ पड़ते ही सिंहार उठा और घबरा कर गर्दन पीछे घुमाई। पहलवान, क्या बात है? रेड़े का पहिया पकड़ कर खड़े हो? चिब्बू ने काली के डील डौल को जांचते हुए कुछ रौब से पूछा। आपकी ही राह देख रहा था। काली ने झिझकते हुए हाथ जोड़े। क्यों, क्या बात है? चिब्बू ने काली के शरीर को और भी गहरे से जांचा। काली को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। खाली नजरों से चिब्बू की ओर देख रहा था। क्यों, रेढ़ा चोरी करना है? चिब्बू ने काली की कलाई मजबूती से पकड़ ली। नहीं मालिक। चिब्बू के घुटनों की ओर झुकते हुए काली बहुत ही नरम स्वर में बोला। मैं तो खुद लूटा पुटा हूँ, किसी और को क्या लूटूंगा। मैं तो काम की तलाश में भटक रहा हूँ। आप दोनों की बातचीत सुन मुझे लगा कि तीसरे आदमी की आपको ज़रूरत है, इसलिए रेढ़े के पास आ गया। काली ने हाथ जोड़ दी। चिब्बू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाई। वह गहरी नज़रों से काली को सर से पांव तक जांचता रहा, फिर ऊपर नीचे हिलाता जैसे मुंह जबानी हिसाब जोड़ रहा हो, और उसने आंखें उठा काली की ओर देखा। काम धंधे की तलाश में शहर आए हो? हाँ जी। काली ने हाथ मलते हुए सिर हिलाया। गांव कौन सा है? गांव घर तो सब छूट गया है। जब घर वाले ही नहीं रहे, गांव घर कहाँ से रहता। काली बहुत उदास हो गया। चिब्बू एक बार फिर सोच में पड़ गया, जैसे कोई भूली दूसरी बात ताज़ा हो आई हो। उसने काली की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा, कहीं तो घर बार रहा होगा? तेरा घर उजड़ गया होगा तो गांव अपनी जगह पर ही आबाद रहेगा। मेरे लिए तो घर के साथ साथ गांव भी उजड़ गया। गांव मेरे लिए किस तरह आबाद रहेगा? मैं वापस नहीं जा सकता। यह क्या कहते हो? कहीं भी नहीं, कोई पक्का ठिकाना नहीं। जहाँ जगह मिल जाती है रात में काट लेता हूँ। देख पहलवान, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ जल्दी सूखता है। बाढ़ से बिछुड़ा हुआ आदमी जल्दी ही अपना आपा खोद बैठता है, मर खप जाता है। पशु के कीले के बिना आदमी के घर, गांव के बिना कोई पहचान नहीं होती। चिब्बू ने समझाया, उसे दिलासा दिया। हम तो पशुओं का काम करते हैं, बोझा ढोते हैं। अगर यह काम कर सकते हो तो 2-3 दिन के लिए
सोचा जा सकता है। सारी उम्र यही काम किया है। चिब्बू फिर गहरी सोच में डूब गया। वह काली की ओर बार बार देखता, जैसे अपने मन में उसके प्रति उठने वाली शंकाओं के बारे में अपने आप को आश्वस्त कर रहा हो। बेपीर और बेघर आदमी पर भरोसा करने वाला अक्सर धोखा खाता है। खैर, इस समय तू भी गर्जमंद है और हम भी जरूरतमंद। रेढ़े में भीड़ी का काम किया है? नहीं, लेकिन सीख जाऊंगा। वैसे गांव में तो भीड़ी बैल या झोटे को जोता जाता है, काली ने बताया। मैंने कहा कि शहर में पशुओं का काम आदमियों को करना पड़ता है। जब आदमी रेढ़ा खींचते हैं तो भीड़ी भी वही लगेंगे, चिब्बू ने समझाया। भीड़ी लग जाऊंगा, काली ने आश्वस्त दिया। रेढ़े के पहिए पर फिर से मजबूती से हाथ जमा दिया। चिब्बू आंखों पर बाएं हाथ से छतरी बना काली की आंखों में झांकने लगा। काली, मेरा नाम चिब्बू है और दूसरे साथी का नाम कालू है। तीसरा साथी मांझा, वह बीमार है। उसकी जगह तुम्हें अपने रेढ़े पर माल ढोने का काम पर लगा रहे हैं। चिब्बू ने बात जारी रखी। जब तक मांझा ठीक नहीं हो जाता तब तक तू हमारे साथ काम करेगा। उसके ठीक होने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। बीमारी से कमजोरी हो जाती है, उससे छुटकारा पाने में भी 2-4 दिन का टाइम लगेगा। मांझा के ठीक होने पर तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकोगे। ठीक है, काली ने संतुष्ट होकर कहा। बाकी हमारा लाला से ठेका है। मांझा को काम करने पर 1.25 रुपया मिलता है। क्योंकि तू उसकी जगह काम करेगा इसलिए आधी दिहाड़ी उसे और आधी तुझे मिलेगी। वह बीमार है, रोटी नहीं खाएगा, लेकिन दवा दारू का तो खर्चा है। बोलो मंजूर? सत्य वचन मालिक, काली ने हाथ जोड़ दिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अपने साथी से बात कर लूँ। चिब्बू की दुकान की ओर वह बढ़ गया और कालू माल का हिसाब लगा रहा था। काली धड़कते दिल और आशा निराशा में डूबा हुआ चिब्बू का इंतजार करने लगा। उसके तलों से पसीना छूटने लगा। चिब्बू उसके निकट पहुंचा तो काली खुले मुंह से उसकी ओर ताकने लगा और उसकी आंखों के सामने धूप कटकर कई रंगों में बदलने लगी। पहलवान, चल भिड़े। चिब्बू ने काली का कंधा थपथपाया। लगता है काली जोर से सांस खींचकर पसीने पोंछने लगा। चिब्बू और काली दुकान के सामने आ गए और आने जाने के लिए रास्ता रोक लिया। मुनीम ज्वालाराम ने काली की तरफ ध्यान से देख उसकी ओर संकेत करते हुए ऊंचे स्वर में पूछा, ओए कालू, ये कौन है? पहले इसे कभी नहीं देखा। मुनीम, अपना ही आदमी है। मांझा बीमार पड़ गया, उसकी जगह काम करेगा। लाला जी से पूछ लो, सैकड़ों रुपए का माल परदेसी के हाथ कैसे सौंपा जा सकता है? मुनीम जी, हम भी तो साथ हैं। फिर अपना खास आदमी है, तुम्हें भरोसा है ना? मुनीम ने जोर से पूछा। पक्का, अपना घर का आदमी है। चिब्बू ने उसे आश्वस्त करने के लिए हाथ छाती पर रख लिया। मुझे कुछ पता नहीं, नफा नुकसान का जिम्मेदार तू होगा, मुनीम ने चेतावनी दी। मुनीम, बिल्कुल पक्का। 5 साल से मंडी में रेढ़ा चला रहे हैं, कभी एक पैसे की शिकायत हुई है? मुनीम ने काली की ओर एक बार फिर ध्यान से देखा और दुकान के अंदर चला गया। चलो सामान लाद लो। चिब्बू ने आगे बढ़ रेढ़े के हत्थे में लकड़ी का मोटा हंडा फंसाया और उसे अच्छी तरह दबा दिया। 5 दुकानों का सामान है, कालू ने समझाया। तू बताता जा, हम रखते हैं। या पहले रखो, यह माल सबसे आखिरी में उतारा जाएगा, कालू ने इशारा किया। चल पहलवान, बोरी उठा। चिब्बू की सहायता से काली ने आटे की बोरी पीठ पर टिकाई और उसका निचला हिस्सा दोनों हाथों में थाम रेढ़ी की ओर बढ़ गया। काली को बोरी का बोझ अधिक महसूस हो रहा था, लेकिन चिब्बू से सहारा दे रहा था। रेढ़े के पास पहुंच चिब्बू आगे बढ़ गया। पहलवान, यहाँ रखो, हत्थे के पास। पीछे रखने से रेढ़ा उलारा जाएगा। वैसे भी यह बोरी सबसे आखिरी में उतारी जाएगी। काली ने रेढ़े के हत्थे की ओर पीठ कर बोरी नीचे खिसका दी। चिब्बू ने उसे लिटा दिया। काली की पीठ से बोरी खिसकते समय उसकी कमीज की पीठ भी साथ में ही खिसक गई। कमीज फटकर नीचे लटक गया। यह देख चिब्बू हंस दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदी हो जाएगा। अभी पीठ पर चादर फैला लो। काली, कल मैं मांझा की बोरी ला दूंगा, वह रखने से तन का कपड़ा नहीं फटेगा। काली ने अपनी चादर छाती और पीठ पर इस तरह लपेट ली कि उसकी बाहों में कोई रुकावट न हो। जब काली और चिब्बू सामान ला चुके तो उनके कपड़े, शरीर, बाह, हाथ सब कई रंगों से रंगीन हो गए। जब सामान लद गया तो काली को बाह से पकड़ चिब्बू उस रेढ़े के जुंगले के पास ले गया और झुककर हत्थे की ओर चला गया और
उसे दोनों हाथों से ऊपर उठा रखी लकड़ी निकाल ली और उसे समझाने लगा, हत्थे को छाती से लगाकर लड़ दोनों हाथ से पकड़नी है, फिर उतार दबाव का अंदाज़ा भी रखना है ताकि रेढ़े का माल का बोझ बराबर बटा रहे और खींचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चिब्बू की बातें ध्यान से सुनता काली सिर हिलाता रहा। समझ गया पहलवान? जी समझ गया, काली ने अनुमति में सिर हिलाया। तो आओ भिंडी की जगह पर। चिब्बू जुंगले के ऊपर हाथ रख एक और हट गया। काली झुककर जुंगले के पीछे चला गया, उससे छाती पर अच्छी तरह से टिका। रेढ़े की दोनों लड़े मजबूती से पकड़ ली। पहलवान, ऊपर दबाव ठीक है ना? ठीक ही होगा, मुझे अभी इसकी समझ नहीं है। काली ने मुस्कुराते हुए कोशिश की। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाएगा। रेढ़े में जुटने के बाद तुम्हारा शरीर इसके उतार दबाव के अनुसार अपने आप ढल जाएगा। चिब्बू ने काली की ओर देखा। पहलवान, ज़रूरत है, बड़ी चीज़ है। माँ बाप तो क्या, रब से भी बड़ी है, सब कुछ सिखा देती है। फिर वह काली को समझाने लगा। पहलवान, भिड़ी का काम उलार दबाव का पूरा ध्यान रखना होता है। यह काम बाहों के जोर से किया जाता है और छाती के जोर से रेढ़े को आगे खींचना होता है। मैं और कालू रेढ़े को पीछे से धकेलेंगे। गोंडों में दम होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। फ्रिंग फ्रिंग की आवाज़ पैदा करता हुआ रेढ़ा आगे बढ़ने लगा। इस काम का अनुभव न होने के कारण काली को रेढ़ा खींचने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही थी और रेढ़ा बार बार डामाडोल हो जा रहा था। रेढ़े को पीछे से ढकेलते हुए डिब्बू ऊंची आवाज़ में समझाता, पहलवान संभल के, दायां हाथ दबा के चल। एक मोड़ पर पहुंच काली बाएं के बजाय दाईं ओर मुड़ गया तो चिब्बू और कालू चिल्ला उठे, क्या कर रहा है पहलवान? इतनी बात तो भिंडी जूता हुआ झोटा भी समझ लेता है। सांस फूल जाने के कारण काली उत्तर में सिर्फ खांस ही सका। वह रुक गया। रेढ़े का सारा बोझ उसे अपने बाजुओं, घुटनों, टखनियों, पिंडलियों पर महसूस हो रहा था। काली के पास आ डिब्बू ने उसे डांट दिया, पहलवान तुम दाएं बाएं की भी समझ नहीं रखते हो? जी हाँ, गांव में मोड़ ही कितने होते हैं और पाँव ऐसे सज जाते हैं कि अपने आप जिधर जाना उधर मुड़ जाते हैं। शहर में रहा तो यहाँ के मोड़ भी समझ में आ जाएंगे। काली ने माथे का पसीना पोंछा। उसकी बात सुन चिब्बू सोच में पड़ गया और कालू के पास आ गया। काली, भिंडी लगाना इसके बस की बात नहीं, इसे सिखाना पड़ेगा। क्या हम बारी बारी भिंडी लगाते हैं? चिब्बू ने सुझाव दिया। इस तरह तो हम ही भिंडी बनेंगे। कालू ने आपत्ति की। नहीं, शाम तक मैं इसे भिंडी बना दूंगा। अभी और 2 फेरे भी तो लगाने हैं, भैरव बाजार और अटारी बाजार के। चिब्बू ने आश्वासन दिया। ग्राहक तो फगवाड़ा गेट के पास भी बैठे हैं, कालू ने बताया। यह तो और भी अच्छा है, डिब्बू ने संतोष व्यक्त किया। क्या पहले तो भिंडी लगेगा? चिब्बू ने पूछा। कोई लग जाए। कालू जुंगले की ओर बढ़ गया और उसके दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए काली की ओर इशारा किया। तू पीछे चल। डिब्बू के साथ काली ने जुगड़ा छोड़ने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई तो कालू मुस्कुरा दिया। फिक्र न कर, मैंने कसकर पकड़ा हुआ है। काली एकदम बहुत सहम गया। उसे ठंडा पसीना आने लगा कि काम का तजर्बा न होने के कारण उसे हटा देंगे। कालू ने ध्यान से काली की ओर देखा। पहलवान, तेरा जी तो ठीक है? काली ने सिर हिलाया। हाँ। फिर वह गिर गया। आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, लेकिन माल को मौका मिला तो जल्दी ही सीख जाऊंगा। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख कर जन्मता। काली को देख कालू ने हौसला दिया। मैंने पहली बार रेढ़ा खींचा है तो जोर लगाते लगाते मेरा मुंह निकल जाया। हौले हौले सब ठीक हो जाएगा। तू पीछे जा, टिब्बू के साथ रेढ़े को आगे ढकेल, भीड़ी का काम धीरे धीरे सीख लेगा। चिब्बू का इशारा पा काली उसकी बाईं ओर आ गया। पिछले फट्टे पर दोनों हाथ जमा दिए। पहलवान, बराबर जोर लगाना है, कदम साथ मिलाना, वरना भिंडी को दिक्कत होगी, चिब्बू ने समझाया। ठीक है। काली ने खासकर जोर से सांस अंदर खींची ताकि वह एकदम ताज़ा हो जाए। चलूं? कालू ने जुंगले को छाती से लगा लिया और लड़ों को मजबूती से पकड़ लिया। रेढ़ा एक बार फिर फ्रिंग फ्रिंग की आवाज़ पैदा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। रेढ़ा खींचते हुए आवाज़ लगाई कालू ने। शाबाश यारा, शाबाश, चिब्बू ने उत्तर दिया। तीनों जने सिर नीचे किए रेढ़े को खींचते गए। जहाँ कहीं चढ़ाई आती तो कालू जोर से पुकारता, शाबाश यारा, लगा दे जोर, शाबाश यारा, लगा दे जोर। चिब्बू और भी ऊंची आवाज़ में पुकारता। जहाँ कहीं ढलान आती तो कालू पुकारता, शाबाश यारा, पैर दबा के। आधा रास्ता तय करने के बाद चिब्बू ने आवाज़ दी, कालू ठहर जा, मैं भांडी की जगह आ जाता हूँ। नहीं, चलने दे,
इस समय मन रमा हुआ है। कालू ने आवाज़ दी। दोनों और छोटी छोटी दुकानें थी और काफ़ी भीड़ थी। मर्द, औरतें, बच्चे बाजार में घूम रहे थे। दुकानों के आगे कहीं कहीं फल सब्जियों की रेहड़ियाँ भी लगी हुई थी। रेहड़ियों, राहगीरों टन टन घंटी बजाते साइकिल सवारों को टक्कर से सावधान करते हुए आगे बढ़ गए। कालू ने एक स्थान पर रेढ़ा रोक दिया। पता करो देहाती किराना स्टोर कहाँ है। यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। छिब्बू रेढ़े से हटकर एक दुकान पर गया। दुकानदार ने गद्दी से उचक कर छिब्बू को हाथ के इशारे से देहाती किराना स्टोर बता दिया। वापस आ, उसने रेढ़े पर दोनों हाथ टिका दिए। 4 दुकानें छोड़ 5वीं दुकान है बाईं ओर। वे रेढ़े को ढकेलते हुए उसकी ओर लेके गए। इस तरह उन्होंने सारे सामान निकाले और सारी दुकानों को सब सामान पहुंचा दिया। दुकानदार ने पर्चा ध्यान से पढ़ा, फिर कालू को लौटाता हुआ बोला, नहीं, यह पर्चा महंगा राम तरसेम लाल का है। कालू झेप गया और उसकी बहुत बड़ी गलती पकड़ी गई। उसने सारे पर्चे फतही की जेब से निकाले और दुकानदार के हाथ में थमा दे। उससे अपना पर्चा पहचान ले। दुकानदार ने अपने नाम का पर्चा निकाल बाकी कालू के हवाले कर दिए और दुकानदार पर्चे को उलट पलट कर देखने लगा ताकि वह पता लगा सके कि बाकी दुकानदारों ने क्या क्या माल मंगवाया है। यह भाव कालू ने दुकानदार की ओर हाथ बढ़ा दिया। साहब जी, नहीं पढ़ना आता तो पर्चे मुझे लौटा दो। पता नहीं पर्चे किससे लिखे हैं। दुकानदार खिसियाया होकर चला गया। पर्चे कालू को लौटा दिए। साहब जी, आपके कितने नग हैं? 5। 1 बोरी आटा, 1 बोरी चीनी, 1 टोटा चावल, 1 पेटी चाय और 1 पेटी साबुन। दुकानदार ने ब्यौरा दिया। ठीक है, आपका सामान ऊपर ही है। सामान की शिनाख्त के बाद कालू ने छिब्बू की मदद से काली की पीठ पर बोरी रख दी और दुकान के संकेत के अनुसार एक कोने में टिका दी। सामान अंदर चला गया तो कालू ने पूछा, साहब जी, सारे नग अंदर पहुंच गए? दुकानदार ने पीछे गर्दन घुमा नगों को गिना। पहुंच गए। तो पर्चे पर दस्तखत कर दो। सेठ जी को पर्चा हमें लौटाना है। कालू ने बताया। पहुंच की रसीदी देनी है। मेरा पर्चा नहीं लाए? दुकानदार ने पूछा। वह तो मुनीम जी को पता होगा, यह पर्चा तो माल के ढलान का है। दुकानदार ने पर्चे पर दस्तखत कर कागज कालू के हाथ में थमा दिया। उसने पर्चे को सावधानी से फतूही के अंदर रखा और पर्चे निकाले। बाकी ध्यान से देखकर पहचानता हुआ बोला, अगली दुकान अगली गली के अंदर है, थोड़ा आगे। ये रेढ़ा खींचकर गली के मुहाने पर ले आए। रेढ़ा रोक कालू गली में घुस गया और दुकान के दरवाज़ों के अंदर झांकने की कोशिश करता हुआ दुकानदार दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। आपने लाला कुंदन लाल की दुकान से माल मंगवाया है? ओए, मैं 2 नंबर का माल नहीं खरीदता, आगे जा। दुकान पर गैंडे वाली माचिस का बोर्ड लगा हुआ था। दुबले पतले बूढ़े दुकानदार ने हाथ लहराया। खिसियाना हो कालू गली में दोनों ओर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर वह दुकान आ गई जिसकी पेशानी पर गैंडे की माचिस का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान का दरवाज़ा छोटा और तंग था, इसलिए दुकान के अंदर अधिक रोशनी नहीं थी। दुकानदार भी लंबा चौड़ा और तगड़ा तंदुरुस्त था। वह नीम और अंधेरी दुकान में गुफा में बैठे गैंडे सा ही दिखाई दे रहा था। पहले दुकानदार के रूखेपन को याद करते हुए कालू ने नम्र स्वर में बोला, साहब जी, राम राम। राम राम, दुकानदार ने कारोबारी अंदाज में उत्तर दिया। साहब जी, आपने कुंदन लाल की दुकान से माल मंगवाया? हाँ, मंगवाया है, दुकानदार ने उचक कर कहा। कालू ने पर्चे उसके हाथ में थमा दिया और अपना पर्चा निकाल लीजिए, ऐनक लगानी पड़ेगी। दुकानदार ने लगभग गंजे सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने झुककर संदूकची से ऐनक निकाली और ध्यान से पर्चे पढ़ने लगा। उसने एक पर्चा हाथ में रख बाकी कालू को लौटा दिए। यह मेरा पर्चा है। ठीक है, अभी माल लाता हूँ। कालू बाईं और दुकानों के सामने दरवाजे गिनता हुआ उनके पास पहुँचा तो छिब्बू ने ऊब भरी आवाज़ में शिकायत की, बहुत देर लगा दी कालू। दुकान गली के अंदर है। असल में मांझा को सब दुकानों की पहचान है। 4 नग हैं इसके, 2 फेरे लगेंगे। कालू ने आटे की बोरी काली और चाय की पेटी छिप्पू को उठवा दी। दाईं ओर 10 दरवाजे गिन लेना, 11वां दरवाज़ा दुकान का है। ऊपर गैंडा छाप माचिस का फट्टा लगा हुआ है। दुकानदार भी गंजा गैंडे जैसा ही है। छिब्बू के पीछे पीछे काली भी बोरा उठाए गली में चल दिया। ईंटों का फर्श काफ़ी पुराना और घिसा पिटा होने के कारण बहुत उबड़ खाबड़ था। काली ने पीठ पर लदी हुई बोरी को दोनों हाथों से संभाला और पक्के पांव छिब्बू के पीछे चल रहा।
अगले फेरे में काली ने चीनी की बोरी और कालू ने साबुन की पेटी उठाई और दुकान पर सामान टिका दिया। साहब जी, दस्तखत कर पर्चा मुझे लौटा दो, मुनीम को जमा करना है। इस तरह उन्होंने सारी दुकानों का माल जो है पहुंचा दिया। शाह जी, हम सबको रब को जान देनी है, शक है तो तलाशी ले लो। भाई, आजकल कुछ पता नहीं चलता, हर आदमी टाका लगाने में लगा हुआ। चोर से जहाँ सेंध चोरी नहीं होती, वह साधु बनकर सेंध लगाते हैं। दुकानदार ने शंका व्यक्त की। उसकी बात काली को बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वह चुप रहा। कालू ने पर्चा ध्यान से देखा, दस्तखत पर विशेष रूप से निगाह डाली और राम राम बुला पीछे मुड़ गया। तेज कदम उठा काली उसके बराबर आ गया। भाग जा, एक बात पूछूं? पूछ। कालू ने काली की ओर हैरत से देखा। लाला कैसी बातें कर रहा था? यहाँ तक सामान लाने में हमारे खुच्चे टूट गए और शरीर का इंजर पिंजर ढीला हो गया, लेकिन लाला को हमारी नीयत पर शक है। सब चलता है, गरीब आदमी की ज़रूरत भी चोरी है और बड़े आदमी की चोरी भी उसका शौक समझा जाता है। खुद तो साले चोरी ठगी करते हैं और हमको चोर बताते हैं। कालू की बात सुन काली चुप हो गया। उसे आते देख छिब्बू भिंडी के स्थान पर चला गया, लेकिन कालू ने उसे रोक दिया। भाई, तू पीछे ही आ जा, आज भिंडी मुझे लगने दे, इस तरह दोनों दुकानों की पहचान हो जाएगी। भाजी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, काली ने डरते डरते अपनी बात कही। पूछो। कालू और जिब्बू ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। आप लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे होते तो किसी दुकान में मुनीम होते, चिट्ठी पकड़े रहते। हमारी पढ़ाई तो डंगरों के बीच हुई है। उन्होंने जो काम सिखाया वही कर रहे हैं। छिब्बू मुस्कुराया। पहलवान, तू क्या पढ़ा है? गांव के मदरसे में 4 जमातें पास की थी, बहुत पुरानी बात है। जमातें अभी भी तुम्हारे पल्ले में हैं या डांगरों ने चढ़ ली? कालू हंस दिया। उर्दू तो पढ़ लेता हूँ, मदरसे में उर्दू ही सिखाते थे। कालू और छिब्बू ने हैरानी से काली की ओर देखा। फिर कालू ने फतुही की बाहरी जेब से 3 पर्चे निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। लो पढ़ो, तो फिर हमें और किसी से पढ़वाने की क्या ज़रूरत। पर्चे अपने हाथ में ले काली उन पर झुक गया। कालू भी उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसने पर्चे की ओर इशारा किया। अनपढ़ों की अपनी ही भाषा होती है। उसने पर्चे काली के हाथ से ले उनके कोनों में लगी लकीरें गिनी। अब जिस दुकान पर जाना है उस पर 3 लकीरें हैं, चौथी के पर्चे पर 4 और 5वीं दुकान के पर्चे पर 5 लकीरें हैं, मोटी मोटी। काली ने लकीरों को ध्यान से देखा, फिर पर्चे को तरतीब से रखा और पहले पर्चे का नाम पढ़ा। महंगा राम तरसेम लाल। ठीक है, कालू ने चहकते हुए सिर हिलाया। आगे कौन सी दुकान है? काली ने अगला पर्चा पढ़ा। हरबंस सिंह बलवंत सिंह, रैनक बाजार। हाँ, कालू का स्वर ऊंचा था, जैसे काली की बहुत बड़ी गलती पकड़ ली हो। मैंने तो अंदाजे से बाजार का नाम ले लिया। काली हंस दिया। 5वीं दुकान लाला पन्ना मल की है, दाईं ओर कोने में, काफ़ी बड़ी दुकान है, उसके 7 नग हैं, कालू ने बताया। रेढ़े को धीरे धीरे खींचते हुए वो लोग रौनक बाजार आ गए। यारो, पानी पी लो, प्यास लगी है। जिब्बू ने रेढ़ा रोक दिया। प्यास तो मुझे भी लगी है, कालू ने इशारा किया। सामने हलवाई की दुकान के बाहर कमेटी का नल है, यहाँ पानी पी लेते हैं। काली भी उनके पीछे पीछे खुश्क होंठों पर जीभ फेरता हुआ नल की ओर बढ़ा। उस समय नल भी खुश्क था, क्योंकि कमेटी का पानी की सप्लाई बंद थी। उन्हें देख हलवाई ने कहा, पीछे जाकर बाएं घूम जाओ, आज़ादी चौक है, वहाँ प्याऊ है। साहब जी, पता है। वे रेढ़ा खींचते हुए आज़ादी चौक की ओर बढ़ गए। एक धर्मस्थल की दीवार के साथ बनाए हुए प्याऊ के सामने खड़े हुए। वहाँ कई घड़े रखे हुए थे, उनके सामने कुछ मोटे खोटे सिक्के पड़े थे और पीछे एक बूढ़ा बैठा था। उसे अपनी ओर आता देख बूढ़े ने एक घड़े का ढक्कन उठाया और पानी का लोटा उनकी ओर देखता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। सबसे पहले छिब्बू उसके सामने आया। वह पानी के 3 लोटे घटाघट पी गया। पशुओं की तरह पानी पीता देख बूढ़े ने लोटे में कम पानी भरना शुरू किया। जब काली की बारी आई तो लोटे में पानी और भी कम हो गया। काली ने 5 लोटे पानी पी लिया तो बूढ़े ने हाथ खींच लिया। काली ने और पानी मांगा तो वह क्रुद्ध हो उठा। और पानी नहीं है, इस तरह तो पशु ही पानी पीते हैं। भैया, हमारा काम भी तो पशुओं का ही है, तो पानी भी उन्हीं की तरह पियेंगे। डिब्बू ने रेढ़े की तरफ इशारा किया। वे गीले हाथ मुंह पर फेरते हुए बिना कोई पैसा धेला फेंके प्याऊ से हट गए। वहाँ बैठा व्यक्ति पहले तो बुदबुदाता रहा, लेकिन
जब उन्होंने उसकी ओर पीठ कर ली तो उसका स्वर ऊंचा हो गया। तुम सिर्फ प्यासे हो बल्कि जन्मजात भूखे भी हो। 1.5 बाल्टी पानी पी गए और यूं हाथ झाड़ते चल दिए जैसे प्याऊ तुम्हारे ताऊ का हो। ताऊ का ही तो प्याऊ है। कालू पीछे मुड़ हंस दिया। भैया परसों ही तांबे का डबल पैसा रखा था, दूध तो पिलाया नहीं। चांदी का सिक्का चाहते हो? वैसे भी ताऊ, तेरी उम्र सेवा करने और पुण्य कमाने की है, ना कि लालच करने की। भैया की बुदबुदाहट को पीछे छोड़ वे रेढ़े के पास आ गए। थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, मोड़ आने पर आप ही बताते रहना, काली ने जुंगले में अपने को सजोते हुए उत्तर दिया। छाती के जोर से काली धीरे धीरे रेढ़ा खींचने लगा। उसकी अपनी पिंडलियों पर लगातार बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ समय बोझ केवल नाड़ी और मांसपेशियों पर तनाव बनकर रह गया। छिब्बू और कालू अपनी सलाह से कभी रेढ़े को उलार और कभी दाबू कर देते, ताकि काली स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना सीख सके। मंडी के नज़दीक पहुंच छिब्बू और कालू रेढ़े से नीचे उतर गए तो वह काफ़ी हल्का हो गया। काली को यूं महसूस होने लगा जैसे अब रेढ़ा उसे चला रहा हो। लाला कुंदन लाल की दुकान आते ही काली ने रेढ़ा रोक दिया। कालू और छिब्बू दुकान की ओर बढ़ गए। काली रेढ़े को उठने पर टिका पास ही बैठ गया। बैठते समय उसे पिंडलियों में, खास तौर से मांसपेशियों में तनाव महसूस हो रहा था। काली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहाँ पल्लेदार और रेढ़े वाले फैले हुए थे। कुछ लोग सुस्ता रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे, कुछ छोटे छोटे गिरोहों में बैठे बातें करने में मसरूफ थे। काली का दिल डूबने लगा। कुछ वर्ष तक रेढ़ा खींचने के बाद उसकी भी ऐसी हालत हो जाएगी। वहाँ के कुछ लोगों को देखकर वह घबरा उठा। छिब्बू और कालू को अपनी ओर आता देख काली उठ गया और उत्सुकता और घबराहट की मिलीजुली भावना से उनकी ओर ताकने लगा। वे काली के पास आकर रुक गए और ज़मीन पर बैठ कंधे पर पड़े साफों हाथ मिले अपने अपने को हवा करने लगा। छिब्बू, मुनीम आज हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है। क्या उसे दौरा पड़ा है या कोई और कारण है? कालू ने पूछा। कारण मुझे मालूम है। छिब्बू ने आंख दबाई, फिर उसे फतूही की बाहरी जेब से डिबिया निकाली और हथेली पर खैनी बनाकर जीभ के नीचे रख लिया। क्या कारण है? कालू ने पूछा। छिब्बू ने उसे रुकने का इशारा किया और खैनी जीभ के नीचे उंगली से अच्छी तरह जमाया, फिर थूक अंदर खींच लिया। जब भी हम बीमारी, ठिमारी या घरेलू परेशानी से मजबूर होकर अपने साथ नया आदमी लाते हैं तो मुनीम को तकलीफ होती है। उसे शक होने लगता है कि हम माल खुदर बुदर करके भाग जाएंगे। फिक्र न कर, मैं उसे अभी ठीक करता हूँ, आता हूँ अभी। छिब्बू ने उसे हाथ के इशारे से रुकने की कोशिश की। कालू परना समेटता हुआ उठ गया और रेढ़े के उठने पर बैठ फतूही की अंदरूनी जेबों में हाथ फेरने लगा। उसने पर्चे को अच्छी तरह टटोला और निश्चिंत हो पल्लेदारों से बात करने लगा। काली ज़मीन पर बैठे एक बार फिर पल्लेदारों, रेढ़ों और ठेलों वालों को देखने लगा। कई लोगों की टांगें तो इतनी टेढ़ी हो गई हैं कि अगर वे पांव जोड़कर भी खड़े हो जाएं तो उनके घुटनों में इतना फ़र्क रह जाता है कि इससे छोटी सी ढोलक आसानी से निकल जाए। बड़े दरवाजे से बोरियों को ऊपर तक लदे 3 गट्टे दाखिल हुए तो कई पल्लेदार सतर्क हो गए। उठ ताया, गट्टे आ गए, माल उतार कर अंदर लगाना है। ताया को बोरियां ढोने के लिए माल उठा रहा है। उसे मावा की गोली दे रखी है और एक बुजुर्ग पल्लेदार ने लेटे लेटे ही सिर उठाया। डबल गोली दी है, देख नहीं रहे? ताया का चेहरा धूप की तरह तमतमाया है। इसी तरह सब आपस में बातें कर रहे थे। छिब्बू के हाथ में पुड़िया देख कालू उसकी ओर लपक गया। क्या लाए हो? पान, जर्दे वाला। किसके लिए? तू तो खैनी खाता है। मुनीम के लिए। वह पान का शौकीन है ना, मुफ्त में मिल जाए तो सूखे बेर सा चेहरा भी मक्की की खील सा खिल जाता है। काली परेशान होने लगा और वो सब आपस में ही खुसर फुसर कर रहे थे। वह उनकी वजह से मुसीबत का सामना कर रहे हैं। उसने गर्दन झुका ली और सोचने लगा वह उनकी परेशानी कैसे दूर कर सकता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखें मूंद ली और इस तरह लेट गया जैसे उसे नींद आ गई, लेकिन कान खड़े हुए, मन सचेत था। छिब्बू और कालू बातें करते करते काली के निकट गए। कालू ने कंधे पर हाथ रख छिब्बू को समझाया,
तू तो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान उठता, तुझे वहम हो गया। मुनीम की अपनी मजबूरियां हैं, माल तो उसे भिजवाना ही है। अगर उसने दूसरे रेढ़े वाले को दिया, कालू ने शंका व्यक्त की। दूसरे रेढ़े वाले के पास क्या धर्मराज की चिट्ठी है कि वो बहुत ईमानदार है? तुम्हें गंडे की दुकान की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो उससे सहबन बताया। गंडा दुकानदार पूछ रहा था कि बोरियों का तोल ठीक है ना? भाई गुस्सा मत खा, मुनीम का हमारा बहुत फर्क है। हम ठहरे रेढ़े वाले और वह सेठ कुंदन लाल का मुनीम, चिब्बू ने समझाया। सेठ भी तो उस पर हजारों रुपए का भरोसा करता है, क्या वह हम पर सैकड़ों रुपए का यकीन नहीं कर सकता? कालू ने भौं ऊपर चढ़ाई चेतावनी दी। मुझे तो उसकी ही नीयत पर शक है। इस तरह सब आपस में बातें कर रहे थे और सब इधर उधर घूम रहे थे। काली उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे उनके साथ ईर्ष्या होने लगी। शहर में उनका घर है, उनके मकान हैं, उसके बारे में वह सोचता रहा था। उसे अपनी कोठरी याद आने लगी तो वह भन्ना गया। रेढ़े के अग्रणी की तरह ऊँटने पर टिका और पहिए को पीछे छोटा पत्थर रख तंदूर की तलाश में इधर उधर झांकने लगा। फिर एक स्थान पर रोटियां थापने की आवाज़ सुन उसकी ओर बढ़ गया। शाम तक डिब्बू और कालू काली ने चौक, पंजपीर, अटारी बाजार और भैरव बाजार के 3 चक्कर लगाए। तीनों बहुत थक गए थे, लेकिन काली का तो विशेष रूप से बुरा हाल था। उसका शरीर कोड़े की तरह टीसे दे रहा था। काली रेढ़े के उठने पर बैठा अपने को चादर से हवा करता हुआ खाली हाथ से पिंडलियों को दबाने लगता। कभी रान पर हाथ फेरता, जहाँ भी हाथ लगाता उसे दर्द महसूस होता। वह कभी कभार दुकान की ओर भी झांक लेता, जहाँ मुनीम की गद्दी के सामने खड़े चिब्बू और कालू दिन भर की मजदूरी का हिसाब कर रहे थे। मुनीम अपनी बही खाते में व्यस्त था और वे इंतजार में अपनी उकताहट और अकुलाहट को काबू कर रहे थे। मुनीम ने वही खातों से फारिग हो उनकी ओर देखा और तल्ख स्वर में पूछा, क्या है? क्यों मेरे सिर पर यमदूत बनकर खड़े हो? मुनीम जी, हम तो आपके दास हैं। चिब्बू उसके पाँव की ओर झुक गया, फिर उंगलियां अंगूठे से जोड़ मुंह को ऊपर की ओर उठा दिया। आज का दाना दुनका लेने के लिए खड़े हैं। घर जाकर मांझा का भी हाल तो देखना है। खूनी पेचिश लगी है उसको, ताप भी चढ़ा है। उसे मावा कम दिया करो, उसे खूनी पेचिश नहीं लगेगी तो क्या दूध के जलाओ आएंगे? मुनीम ने ऐनकनाक की कोठी से नीचे खिसका छब्बू की ओर झांका। मुनीम जी, हम क्या कर सकते हैं? बहुत मना किया, वह मानता नहीं। चिब्बू ने हाथ पलट असमर्थता व्यक्त की। बच्चू, तुम बहुत होशियार हो। वह तो मान गया, लेकिन तुम उसे मनाना नहीं चाहते। मावा की गोली खाकर मांझा भिंडी लग जाता है। झोटे की तरह गर्दन रेफ रेढ़ा खींचता है और तुम चींची उंगली से उसे ढकेलते रहते हो। बात करो स्वार्थ की। मुनीम ने और भी तेज निगाहों से चिब्बू और कालू की ओर देखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन काली अवश्य घबरा गया कि रोज भिंडी लगने से उसे भी एक दिन खूनी पेचिश हो सकती है। उसे तो अपने पेट में भी से गुड़गुड़ महसूस होने लगी। कुछ ही समय बाद मुनीम से पैसे ले चिब्बू और कालू दुकान से बाहर आ गए। उन्होंने आपस में पैसे बांटे और बाकी पैसे फतूही के अंदर रख लिए। वे काली के पास आ गए। चिब्बू ने 2 चवन्नियाँ काली की हथेली पर रखते हुए कहा, पहलवान, यह लो 8 आने। 10 आने तेरी मजदूरी बनी थी, 2 आने रेढ़े का किराया कट गया। काली ने हथेली में चवन्नियों को हिलाया, जैसे उन्हें वह तौल कर वजन करना चाहता हो। फिर उसने चवन्नियों को मुट्ठी माथे लगाया, क्योंकि शहर आने के बाद यह उसकी पहली कमाई थी। काली की ओर देख चिब्बू मुस्कुरा दिया। पहलवान, कहाँ ठिकाना है? मेरा मतलब कोई कमरा उमरा लिया हुआ? जी नहीं। काली ने आंखें ऊपर कर। तो कहाँ रहते हो रात में? चिब्बू ने आश्चर्य पूछा। कहीं भी, जहाँ भी जगह मिल जाती हो सो जाता हूँ। क्यों कालू, इसे अपने पास ही रख लेते हैं? काली की बात सुन उन लोगों ने बात की। उनकी खुसर पुसर से काली को कुछ अंदाजा हो गया कि वह उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद वह उसको अपने पास रखने की बात करते हैं। काली भी उनके साथ खुशी खुशी चला जाता है। वह उन्हीं के साथ काम करने लगता है, रोज़ थोड़े पैसे कमाता है और एक रद्दी की दुकान से, कबाड़ी की दुकान से पुरानी दरी खरीद लेता है, मोटे कपड़े का कमीज सिलवा लेता है और उन्हीं के साथ रहता है। एक दिन वह दोपहर में आराम कर रहा था,
तो एक दुकान पर उसको छज्जू शाह दिखाई दिए। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, खून उसके शरीर का सूख गया। उसने अपने आप को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और चादर से पूरा शरीर कस लिया। उस पर आंखें उसकी सचेत थी, मन उसके छज्जू शाह के पीछे ही लगा हुआ था। उसने चोर आंखों से देखा कि छज्जू शाह एक दुकान से होते हुए दूसरी दुकान और उसके बाद वह बाजार से बाहर निकल गए। तो वह उठा और बाहर आया। हम आज यहीं तक देखेंगे, इसके आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उसे बताएं। पुनः आपसे भेंट होगी एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।